नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज वो स्पेशल सेशन जिसका इंतजार किया जा रहा था 18 से 22 तारीख को जिसे होना है, उसकी शुरुआत फॉर्मली आज हो गई है। आज जो पार्लियामेंट है, हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट अब हो जाएगी, उसका आज एक तरह से ऑफिशियली आखिरी दिन था। और उस पार्लियामेंट में, उस सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आखिरी भाषण था। पार्लियामेंट में भाषण से पहले प्रधानमंत्री ने जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उन्होंने 2047 की बात की कि तब तक हमें डेवलप करना है, एक डेवलप कंट्री बनना है भारत की, उसकी उन्होंने बात की। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रोने धोने के लिए बहुत वक्त है। ये एक छोटा सत्र है और ये ऐतिहासिक पल है, इसकी उन्होंने बात की, जिसको लेकर विपक्ष की कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। जो रोने धोने की बात प्रधानमंत्री ने की थी। और पार्लियामेंट में जब उनका लगभग 50 मिनट का जो भाषण है, उन्होंने 75 साल के पूरे अब तक के इतिहास के, पार्लियामेंट के पूरे इतिहास की बात की, जिसमें उन्हें नेहरू की बात मजबूरी के तहत उन्हें करनी पड़ी, लेकिन नेहरू की मजबूती के आगे उन्हें झुकना पड़ा। और उन्हें नेहरू की बात एटलीस्ट पार्लियामेंट में उन्हें तो करनी ही पड़ी। अगर पार्लियामेंट की बाहर की हम बात करें तो आपको पता है कि किस तरह से पानी पी पी के कोसा जाता है नेहरू को, और हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, संबोधन खत्म हुआ, तो उसके बाद लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब दिया। और लगातार जो उपलब्धियां रही हैं, जो चाहे सिंह की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, उससे पहले नेहरू की बात करें, वो तमाम जो उपलब्धियां रही हैं उसकी बात उन्होंने कही। शायराना अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। अधीर रंजन चौधरी ने भी तमाम बातें, महिला आरक्षण बिल से लेकर इसरो की शुरुआत किसने की, उन तमाम चीजों को याद दिलाया। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि आज राज्यसभा में हमें एक चीज भी देखने के लिए मिली कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बातों को रख रहे थे और उन्होंने ये कहा कि तमाम जगहों पर जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री, इस बात की उन्होंने शुरुआत की ही थी कि हमने देखा कि जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के सभापति, उन्होंने एक तरह से सरकार के पक्ष में वो खड़े हुए नजर आए। एक नहीं, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि वो जब भी मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से पीएम को लेकर कोई बात करते थे तो जगदीप धनखड़ जो है एक तरह से उनके उनके पक्ष में या उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए। और ये इसको लेकर विपक्ष ने एक तरह से हंगामा किया और ये कहा कि आप जो है मिसलीड कर रहे हैं, ये कहा गया जगदीप धनखड़ के लिए, और एक बाइज्ड अप्रोच का भी आरोप लगाया गया। तो आज का दिन जो है बेहद अहम रहा, लेकिन अभी तक भी मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लियर नहीं हो पाया है। और ये अधीर रंजन चौधरी ने आज ये कहा कि अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया है कि एजेंडा क्या है। 31 तारीख को ट्वीट करके प्रहलाद जोशी की तरफ से बताया जाता है कि स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। सोनिया गांधी इसको लेकर चिट्ठी लिखती हैं, लेकिन उनके ऊपर सियासत का इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन अभी तक भी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। यहां तक कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसके बावजूद भी अभी भी कयास आराइयां ही की जा रही हैं। उस पर किसी तरह का कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है कि आखिर वो 8 बिल, आरक्षण बिल को लेकर बात की जा सकती है। इसको लेकर विपक्ष ने अपना पक्ष जो है वो रखा है। और आज जो जो कुछ हुआ है राज्यसभा लोकसभा में, दोनों ही सदनों में, उसको लेकर उसको किस तरह से देखा जाए, प्रधानमंत्री के भाषण को किस तरह से देखा जाए। अब वो 2047 की बात करने लगे हैं, नेहरू की बात उन्हें करनी पड़ी। जब मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो सिर्फ उन्हें कैश फॉर वोट याद आता है, लेकिन मनमोहन सिंह की 10 साल की जो बड़ी उपलब्धियां हैं उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। और जाहिर सी बात है अपनी तमाम उपलब्धियां G20 से लेकर चंद्रयान से लेकर उन सब की बात जो है वो की गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ फिलहाल 2 मेहमान हैं, जैन थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ बिलाल सब्जवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ ही मेरे साथ शिबा असलम फहमी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ गई हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। सबसे पहले बिलाल साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री का लगभग 50 मिनट का भाषण, जिसमें 75 साल के पार्लियामेंट के इतिहास के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने नेहरू की बात की, नेहरू की उन्होंने तारीफ की। इसके साथ साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम लोगों की उन्होंने बात की, आजादी से लेकर अब तक की।
और वहीं हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को भी हमने सुना। प्रधानमंत्री के भाषण को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए उषा साहिबा, यूं तो अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो यकीनन प्रधानमंत्री ने उन सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की है जो आम तौर पर किसी भी प्रधानमंत्री को छूने चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर और मौजूदा प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियां, खुद अपनी उपलब्धियां उसमें गिनाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल। लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण बहुत ही गौर से सुना होगा तो आपने व्यक्तिगत रूप से ये महसूस किया होगा कि उन्होंने जबान से राजीव गांधी का नाम लिया। और इसका क्या कारण था मैं खुद नहीं समझ पाया कि आखिर जब वो गांधी परिवार की विरासत गिनाते हैं तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं और बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का नाम लेते हैं जो कांग्रेस नीति सरकार के प्रधानमंत्री, लेकिन राजीव गांधी का नाम लेने से वो चूक जाते। तो ये बहुत ही अटपटा था। ये बता रहा था कि सोनिया गांधी सामने बैठी है और प्रधानमंत्री किस तरह सोनिया गांधी को अपरोक्ष रूप से, राहुल गांधी को अपरोक्ष रूप से या कांग्रेस पार्टी को अपरोक्ष रूप से ये संदेश देना चाहते हैं कि राजीव गांधी का इस देश में कोई योगदान नहीं, जिसके चलते अधीर रंजन चौधरी ने ये बात में गिनाया कि राजीव गांधी का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। और जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि देश के अंदर राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक रहे। राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था इस देश को दी। राजीव गांधी ने इस देश को आधुनिकता से इंट्रोड्यूस कराया। तो एक तो ये पहलू था। दूसरा, जब बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिकीकरण से जोड़ना की बात कही कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिकता के पक्षधर थे और वो देश के अंदर औद्योगिकरण की बात करते। दरअसल जब आप औद्योगिकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्राइवेटाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई परहेज नहीं था। अगर आप इसे दार्शनिक तौर से समझने की कोशिश करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करते थे, सामाजिक समरसता की बात करते थे और इंसान के अंदर जो अमीरी गरीबी के बीच में जो भेदभाव था उसे समाप्त करने की बात करते थे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एजेंडे में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो चाहते थे कि गरीबों को, वंचितों को आरक्षण दिया है ताकि वो समानता के अधिकार से इस अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और मौजूदा सरकार आरक्षण विरोधी नजर आती है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्रकारों को लेकर भी एक मीठा व्यंग किया। उन्होंने कहा कि इस सदन के अंदर पत्रकारों की जो भूमिका होती है वो अंदर से अंदर तक की बात बाहर ले जाने की होती है। हालांकि जब वो ये बात कर रहे थे तो ये महसूस हो रहा था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक आवरण में आ गए हैं। जो शैली अटल बिहारी वाजपेयी की थी उसको ओढ़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए धारा 370, वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, ओआरओपी जैसे बहुत सारे मुद्दे गिनाए और साथ ही साथ 10% जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस के माध्यम से दिया जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसकी भी बात करी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो क्यों आपने इस से मुतालिक देश के अंदर ऐसा कौन सा सर्वे करा लिया जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सके कि 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है। और जब आप आरक्षण देने की विपक्ष बात कर रहा है तो उस समय आप आरक्षण को ये कह के डिनाई करते हैं हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, जिसके माध्यम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी का जो जातीय अनुपात है उससे मालूम होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाबत अभी तक कोई
सर्वे नहीं कराया। जब तक सर्वे नहीं कराएंगे तो आप आरक्षण के अनुपात को किस तरह से बांट पाएंगे। तो यूपी गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि हाँ, हम आरक्षण हमने शुरू कर दिया है और सर्वे शुरू कर दिया है जिसके माध्यम से हम ये पता लगा पाएंगे। लेकिन जब ये बिहार की बात आती है तो वहां आरक्षण का विरोध किया जाता है, उस सर्वे का विरोध किया जाता है। तो मैं यहाँ जी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस पर किस आधार पर 10% आरक्षण दे दिया गया। और बहुत सारी प्रधानमंत्री ने G20 पर अपनी उपलब्धियां गिनाई, चंद्रयान पर अपनी उपलब्धियां गिनाई। और अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि एक चुनाव एक देश से संबंधित बिल भी आ सकता है, और महिला आरक्षण से संबंधित बिल भी आ सकता है। तो ये वो विवादित पहलू है जिसको हमें देखना है। कल से पार्लियामेंट एक नए परिसर में शुरू होगी और अभी तक प्रधानमंत्री ने अपना एजेंडा नहीं खोला है, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और इस सरकार के इंटेंशन पे सवाल खड़ा करता है क्योंकि आप एजेंडा नहीं खोल रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, इसके अंदर जो विचारों की भागीदारी है, साझी राजनीति का जो विमर्श है, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। तो पहले अटेम्प्ट में तो मैं यही जी कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और अभी तक एजेंडा जो है वो क्लियर नहीं है। इससे पहले मैं शिवा जी के पास आऊं, जयंत बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। जयंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के लीडर हैं, और उनसे मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले नेहरू को लेकर नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर क्या कुछ कहा, एक छोटी सी बाइट में सुनवा देती हूँ पहले आपको। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज। तो अभी आपने सुना, जाहिर सी बात है कि अगर आप 75 साल के इतिहास की बात करेंगे तो आप नेहरू को दरकिनार नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी अनकंफर्टेबल हो रहे हो या आप इसको ना कहना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कहना पड़ेगा। राजीव गांधी का जिक्र नहीं किया गया, उसको एक तरह से पूरी तरीके से बाईपास कर दिया गया, जिसकी बात अभी बिलाल साहब भी कर रहे थे। शिवा साहिबा, सबसे पहले मैं तमाम गेस्ट से यही जानना चाह रही हूँ कि आज प्रधानमंत्री के भाषण को, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, ओके। आज का जो वक्तव्य है प्रधानमंत्री साहब का, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, इडियम है, प्लेइंग टू द गैलरी। वो उस हेडलाइंस के लिए था। उनके अपने जो मीडिया जो उसमें बहुत कुछ ढूंढेगा, जो उसमें बहुत बड़प्पन ढूंढेगा, जो उसमें एक समा जो सबको साथ ले करके चलने वाला जो एक भाव होता है, वो भाव ढूंढेगा। उन सब के लिए ये एक कवरिंग नोट था। उस कवरिंग नोट में आप अगर गौर करें तो एक तो फील गुड बहुत ज्यादा था। भारत समस्या मुक्त देश है, भारत में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, न मणिपुर है, न पहलवान बेटियां हैं, न दलित महिलाओं के बलात्कार हैं, न मुसलमानों की लिंचिंग है, न हिंदू नौजवानों की आत्महत्याएं हैं, कुछ नहीं था। ये एक फील गुड वाला उनका वक्तव्य था कि वो एहसास करा रहे थे कि जब से वो हैं यहाँ पर, तब से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि ये सच में अमृतकाल आ गया है। तो जो हेडलाइन ग्रैबिंग है, और खासकर उनके कॉर्पोरेट मीडिया की जो हेडलाइन ग्रैबिंग है, उसको आप यहाँ से देखें तो आप अंदाजा करेंगे कि ये उनके लिए एक चारा था कि वो। दूसरी बात ये कि पैट्रोनाइजिंग बहुत ज्यादा थी, सब पर एहसान किया जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि एक राजा है, उसके निर्णयों से, उसके किए से ये सब हो गया है, और अब वो सबको पैट्रोनाइज कर रहा है। लग नहीं रहा था कि इस देश को यहाँ तक लाने के लिए जो रीढ़ है वो संविधान है, और संविधान जो है वो पंडित नेहरू और भीमराव अंबेडकर, दो लोगों की देन है। तो ये जो ओपेसिटी है कि आप सबको भूल जाइए, याद रखिए कि यहाँ पर अब जो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने नया प्रसाद, नया महल बनाया है, वो कितना महान काम हुआ है। और इसी के तहत आप ये भी याद रखिए कि जो आगे का जो हमारा एजेंडा है वो हम आपको सेट करके दे रहे हैं। बाकी सब पैट्रोनाइज किए जाएंगे,
पालतू की तरह, विपक्ष भी पक्ष भी सब पालतू की तरह है। और इसमें आपने खासकर गौर किया कि जब वो बात कर रहे थे उपलब्धियों की, तो उपलब्धियां लगभग लगभग ऐसा था कि वो आसमान से उतरी हैं, उसमें इस देश के लोगों का खून पसीना नहीं है। लेकिन जब वो अपने दौर की बात कर रहे थे तो लग रहा था कि मेहनत की गई है, आज देश दुनिया भर में जाना जाता है। तो अभी जो असली चीज है, जो उनका रियल सरप्राइज है, क्योंकि वो सरप्राइज देने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको उनकी पूरी शख्सियत में ये बात है और उनके कार्यकाल में ये बात है कि उनके भक्त हों या उनके विरोधी हों, दोनों हर समय अचंभित होने के लिए तैयार रहे, आइटम पे आइटम, सरप्राइज पे सरप्राइज। तो वो सिर्फ सरप्राइज है, अभी वो ज्यादा अनपैक नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतने क्रूशियल बजट सत्र को वो सिर्फ और सिर्फ नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने रखा है। मेरे खदशे हैं, मेरे वसवसे हैं, और सबसे ज्यादा वो ये है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, जिसमें राज्यों के पास जो अधिकार हैं, वो अधिकार उन पर किस तरह से चोट होने वाली है। अगर संजय मिश्रा वाला मामला जो है, अगर उसमें कुछ इस तरह का मामला आता है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और वो स्टेट्स की भी, तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को अगर सेंट्रलाइज करेंगे या इस तरह का कुछ लाएंगे, तो जो अभी आपके पास थोड़ा सी धार बची है कि आप किसी झूठ बोलने वाले और वैमनस से फैलाने वाले पत्रकार के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, वो कैसे होगी, क्या वो मुमकिन है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है और राज्यों की अपनी जो सूची है, वो बरकरार रहने वाली है या नहीं, मेरा एक बहुत बड़ा वसवसा ये है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बहरहाल आज का हेडलाइंस के लिए दिया गया उनका एक भाषण था, बहुत सारी उनकी जो चुप्पी वाली क्रूरताएं हैं, जैसे मणिपुर पे चुप्पी वाली क्रूरता जो है, या पहलवान बेटियों पे चुप्पी से जो क्रूरताएं उन्होंने की हैं, उन सब को ढकने की कोशिश उनका जो पूरा पैराफिल्नेरिया है, गोदी मीडिया है, वो करेगा, और ये उसी का था। बहरहाल पंडित नेहरू का नाम लिया और राजीव गांधी का छोड़ दिया, क्योंकि राजीव गांधी और उनके बीवी बच्चों से वो एक जाती नफरत और जाती बुग़्ज़ का एहसास कई बार करा चुके हैं, जिनके लिए उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जो पैसे खा गई, भ्रष्टाचार कर गई, ये सारे अल्फाज फिर ये वही शख्सियतें जो शमशान, कब्रिस्तान और कपड़ों से पहचान और ये सब। तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी और उनकी वालिदा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई सद्भावना नहीं है, और ये राजीव गांधी के से वो शुरू करते हैं, वो उतने ही है। और इस वक्त तो राहुल गांधी एक चैलेंजर की भूमिका में हैं, तो इसलिए उनका नाम और उनको किसी भी तरह से जनता की याद से वो बेदखल रखें, उनके जिक्र से बेदखल रखें, ये मुझे समझ में आता है। ये किस तरह की एहसास कमतरी से आता होगा, ये नॉर्मल है मेरे लिए उनके हिसाब से। जी बिल्कुल। जयंत, आप इस भाषण को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है इस भाषण में अपनी तमाम जो 10 साल की नाकामियां हैं, या अभी देश जिससे गुजर रहा है, जिसका जिक्र विपक्ष लगातार कर रहा है, चाहे वो खड़गे ने आज कहा हो कि 80 करोड़ जो एजुकेटेड युवा हैं वो सड़कों पर हैं, चाहे महंगाई की उन्होंने बात की हो, मणिपुर की उन्होंने बात की हो, क्या उन सबको एक तरह का लबादा पहनाने की एक नाकाम कोशिश आपको लगती है ये? देखिए, एक बहुरूपिया जिस तरह से होता है और उसके हर अभिनय और उसके हर तरह के क्रियाकलाप से लोगों का एक बहलावा तो होता है, लेकिन कई बार वो बड़ी शामत भी लेकर आता है। इसलिए मुझे लगता है कि उनके भाषणों में जो एक विक्टिमहुड का टोन अक्सर रहा करता है, या फिर कंप्लेसेंस का, वो अक्सर बहुत भाव विभोर होके, बहुत भावुक होके, बहुत आह्लादित और हुलसित होकर अपनी बात करते रहे। और आज चूंकि ये विशेष सत्र है और उस तारीखी इमारत में एक तरह से आखिरी सत्र भी आप कह लें, जिस तरह की इनकी प्लानिंग है,
तो उसको एक स्पेक्टिकल के रूप में ये इस्तेमाल करना चाहते थे। वरना तो ये पार्लियामेंट के का जब सेशन चल रहा होता है तो उसको अवॉइड ही करते हैं और मन की बात को उस सत्र के स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं कि भाई हम सीधे सीधे तो कनेक्ट कर ही रहे हैं लोगों से, तो हमको पार्लियामेंट को फेस करने की क्या जरूरत है। ये जो एक अनस्पोकन उनका डिमीनर हमने देखा है इतने वर्षों में, तो मुझे कुछ उस भाषण में कुछ खास नजर नहीं आता है। नेहरू का जिक्र आपको बताया शिवाजी ने। बाकी जो मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर अभी जो लगातार नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, पिछड़े तबके के लोग जिनसे रोज टकराते हैं, उस पर उनकी खामोशी होती है। वो एक शेर है ना कि वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूं हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो आपके हक हुकूक से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक का जो दबाव है, और मैं सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कहूंगा, इस देश की बहुत सारी सूबाई सरकारें भी जिस दबाव में काम करती हैं, घाटे का बजट होता है, कोई और कहीं से डिक्टेट होता है, उसी तरह के कार्यक्रम आप लेके जाते हैं, तो बहुत खतरे में है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मैनेज किया जाना होता है। और कभी कभी जो लोग शासन सत्ता में हैं और जो लोग उसको करीब से देखते हैं, जानते हैं, वो तो घबरा जाएंगे कि भाई इस तरह से कैसे चलेगा। तो आज मैं समझता हूं कि एक तो रहस्यमयी तरीके से काम करने की जो शैली है इस सरकार की, दूसरा जो अहम सवाल है जो हमारी पार्टी के दिल के बहुत करीब का इशू है, चाहे जातिवार जनगणना हो, आज से मांग हो रही है उसकी, उस पर कुछ कहीं नहीं। और ये महिला आरक्षण जो है, हम सब ने इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश की कि जिस वक्त ग्वालियर की राजमाता कही जाती थी विजया राजे सिंधिया, 60 के दशक में उनके खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने सुक्खू रानी को लड़ाया। सुक्खू रानी को बमुश्किल 8000 वोट आए, लेकिन पूरे देश में एक विमर्श छिड़ा कि नहीं, शोषित तो सभी महिलाएं हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा पिछड़ेपन का शिकार कौन तबके की महिलाएं, तो उनको आगे लाओ, उनको प्रेफरेंस दो। तो वही कोटे के अंदर कोटे की जो वकालत चाहे लालू प्रसाद जी ने की हो, चाहे शरद यादव जी ने की हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी ने की हो, और इसको सहमति गोपीनाथ मुंडे जी बीजेपी में थे, उन सबकी भी होती थी। नहीं, ये ठीक इशू है। आज जो है आप आनंद फानंद में जो इसको करना चाह रहे हैं, राजीव गांधी जी ने 33% वुमेन रिजर्वेशन का बिल लाया, उसके बाद फिर देवेगौड़ा जी को सिविल सोसाइटी की जो खवातीन थी वो मिली और उनको कन्विंस लगभग कर लिया कि नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में जाके वो लाना चाह रहे थे, इसको नए सिरे से इस पर बहस कराना चाह रहे थे, लेकिन शरद यादव जी ने उनको समझाया कि भाई आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि महिलाएं होमोजीनस कैटेगरी नहीं है। अगर गांव समाज में चमड़ा कहा जाता है तो चमेनिया भी कहा जाता है, दुसदवा कहा जाता है तो दुसदनिया भी कहा जाता है, गोरवा कहा जाता है तो गोइनिया भी कहा जाता है। तो आप ऐसा ना समझें कि महारानियों को लाने से मेहतरानियों की जिंदगी में कोई तब्दीली आने वाली है। तो आज से आप समझ लीजिए कि 96-97 कितना वर्ष हो गया, मतलब 27-28 साल पहले 177 के आसपास जो एमपीज एक ही तबके की आपको नजर आती पार्लियामेंट में, उस पर रोक लगी हुई थी, और वो रोक जन दबाव के चलते लगी हुई थी। राज्यसभा में तो पास हो गया था, लोकसभा में आप नहीं करा पाए। तो उसी समय ये मांग हुई कि इसमें पसमानदा तबके की महिलाओं को भी जोड़ो, इसमें पिछड़े तबके की महिलाओं को भी जोड़ो, दलित आदिवासी तो रहेंगी। तो ये आज भी हमारी मांग है और हमारे नेता की मांग है। दो नेता तो इस दुनिया में रहे नहीं, मुलायम सिंह जी और शरद जी, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो आपका लक्ष्य है नुमाइंदगी का, तभी कुछले तबके की महिलाओं का, उसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप तमाम एजेंडे कुछ तो हिडन आपके होते हैं बहुत प्रचंड तरीके से, और कुछ जो आप सामने भी लाते हैं उसको आप संख्या बल के आधार पर चाहते हैं कि हम जबरन लागू कर दें। ये ठीक बात नहीं है। तो इस पर हमारा आज कल पहले भी रिजर्वेशन था और आज भी रिजर्वेशन है। चाहे वो हो सकता है कि गठबंधन में शामिल बाकी कई दल उसमें सहमति अपनी जता दें, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि अभिजात तबके की महिलाओं की भी अपनी समस्याएं हैं,
वो भी घर से बाहर नहीं निकलने दी जाती थी, बल्कि उस मामले में लिबरेटेड ज्यादा आपको इन शोषित तबके की महिलाएं नजर आएंगी। वोट डालने भी जाती, खेतों में काम करने भी जाती, लेकिन इनकी कुछ और इश्यूज हैं। और अगर आप इनके लिए आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान नहीं करेंगे तो ये पिछड़ जाएंगे, उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज जिस तरह से महंगा चुनाव तंत्र हो गया है, नहीं कोई देगा। और ये छोड़ देना कि नहीं पार्टी इतना दे दे, किसने रोका है, तो ऐसे नहीं होता है। जब तक बाध्यता नहीं होगी कोई भी पार्टी इस तरह से नहीं करेगी। तो मेरा ख्याल है कि इस सत्र में अगर इस तरह का कुछ आता है तो वो बहुत ही आपत्तिजनक होगा, और उसको अगर पारित कराया जाता है आनंद फानंद में तो दुर्भाग्यजनक होगा। क्योंकि फिर से एक बहस जरूर छिड़ी हुई है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। जिन कयास जो लगाए जा रहे हैं, तमाम जो कयास आराइयां हैं, उनमें से एक ये भी है। अभी तक भी पता नहीं है कि दरअसल एजेंडा है क्या। सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के बावजूद भी अभी भी रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था, क्रिएट करके ये सेशन जो है वो बुलाया गया है। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोल रहे थे तो एक तरह की नोकझोंक जो देखने के मिली उसके बारे में तो मैं बात करूंगी, लेकिन एक शायराना अंदाज में वो नजर आए। लेकिन जो उनका कटाक्ष था उस शायराना अंदाज में, वो जाहिर सी बात है कि वो काफी भारी था, और वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। इसके बाद में बिलाल साहब आपके पास आते। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहां जाने से और क्या होने वाला है। तो अभी आपने सुना, यहां से वहां जाने से क्या होता है, नाम बदलने से क्या होता है, डराने धमकाने से क्या होता है। वो तमाम चीजें उन्होंने कही हैं, और अपनी इन चंद लाइनों में जिसने भी लिखी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उसको पढ़ रहे थे, तो या हो सकता है उन्होंने खुद ने लिखी हो, लेकिन जो वो पढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है कि उन्होंने सब कुछ इसमें समेट लिया है। बिलाल साहब, आज हमने ये भी देखा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जब मणिपुर को लेकर बात कर रहे थे, और उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया कि सब जगह जाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, तो फौरन हमने देखा कि राज्यसभा के सभापति प्रधानमंत्री के एक तरह से उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए, और कहा कि पहले आप कहते थे कि वो आपके क्षेत्र में क्यों जाते हैं, और अब आप ये बात कह रहे हैं। तो एक तरह से आप ये देखिए कि सरकार के पक्ष में वो खड़े नजर आए। उसके अलावा जब ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अब तक जो है कि सिर्फ 2 बयान दिए हैं, और इससे पहले कस्टमरी बयान जो है उनके रहे हैं, और इसके अलावा सिर्फ 2 बयान रहे हैं। जब ये बात कही तब भी हमने देखा कि जगदीप धनखड़ जो है वो एक तरह से सरकार या प्रधानमंत्री के लिए ढाल की तरह से सामने आए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि विपक्ष का हंगामा, विपक्ष ने बाइज्ड होने का इल्जाम लगाया, विपक्ष ने ये कहा कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ये तक भी कहा गया। क्या इस तरह की चीजें देखना कि एक इस तरह के संवैधानिक पद पर एक शख्स है जो दल, पार्टी, हर चीज से ऊपर होता है, आप वहां सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरह से बोलने नहीं दे रहे हैं, और जब भी वो बात रख रहे हैं आप उनको काट रहे हैं और सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से इसको देखा जाए? क्या बुशा साहबा, क्योंकि पार्लियामेंट मैंने तकरीबन 21 साल कवर किया और आज भी कवर करता हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा ये माना जाता है कि चेयर न्यूट्रल होती है,
न ही तो वो पक्ष की होती है, न ही वो विपक्ष की होती है। चेयर का जो दायित्व होता है, तो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सदन को संचालित करने का होता है और निष्पक्ष भाव से चेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को चलाए। इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहा जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि इसका इशू है, जब नए पार्लियामेंट के लोकार्पण की बात आई थी तो सवाल उठा था कि प्रेसिडेंट इसका लोकार्पण क्यों नहीं कर। तो वो इसलिए ही कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट नहीं तो पक्ष का था, ना ही विपक्ष का था, क्योंकि चेयर जो होती है, प्रेसिडेंट होता है और पार्टी होता है, वो नहीं तो किसी दल का होता है और एक संवैधानिक पोजीशन पर होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर होता है और इसलिए उससे तवक्को की जाती है कि वो एक न्यूट्रल पोजीशन है। इसलिए वो, और पार्लियामेंट की जो डेफिनेशन है, लोकसभा राज्यसभा इंक्लूड्स अ प्रेसिडेंट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इशू उठा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हमेशा से यही माना जाता है कि जो चेयर होती है वो बायस्ड नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जब प्रधानमंत्री पर हमला किया जाता है, जो विपक्ष का एक अधिकार है टीका टिप्पणी का, आलोचना का, उसमें अगर चेयर पार्टी बन जाता है, सरकार के पक्ष में आके खड़ा हो जाता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताता है कि किस तरह से सदन की गरिमा को खुद सदन के चेयर पे बैठे हुए लोग खुद उसको गिरा रहे हैं। दरअसल जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो भाव था, जिस पोएट्री के माध्यम से वो अपनी बात कहना चाह रहे थे, उसका नटशेल यही था कि गुलों का रंग बू तो हवा ले गई, लेकिन वो कह रहा है चमन में बहार है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बताना चाह रहे थे कि देश के जो हालात हैं, देश के अंदर जो बेरोजगारी है, देश के अंदर जो महंगाई है, देश के अंदर जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, देश के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही है, देश के अंदर जो महिलाओं के साथ जो खेल हमने देखा है, मणिपुर के अंदर किस तरह से संविधान का, लॉ एंड ऑर्डर का और किस तरह से महिला की अस्मिता का एक खुला नंगा नाच किया गया, उस और इशारा करने की बात थी। वो बताना चाह रहे थे कि आप नाम बदलने की जो राजनीति कर रहे हैं, इस आधार पर अगर आप इस सदन से उस सदन में जाएंगे तो सदन के नॉर्म्स बदलने नहीं जा रहे, पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं खत्म होने जा रही, और विपक्ष का जो रोल है, जो यहाँ पर है, वो वहां पर भी रहेगा, वहां पर भी आप इसी तरह घेरा जाएंगे। तो संसद नियमों से चलता है, बिल्डिंग बदलने से नहीं बदल जाता। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नई बिल्डिंग में जाने से आप उस गुलामी की जंजीरों से बाहर आ जाएंगे जो हमें अंग्रेजों के माध्यम से स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, तो इस ये लंबे एक डिबेट का हिस्सा है। तो फिर आपको तो बहुत कुछ इस देश के अंदर से गिराना होगा और इस देश को नजरों से उसको नीचा दिखाने की बात होगी। दरअसल पार्लियामेंट की जो इंडियन डेमोक्रेसी है, उसके अंदर पक्ष विपक्ष का जो भाव है, जो टू पार्टी सिस्टम है, जहाँ कहिए कि जहां विपक्ष सरकार को उसकी त्रुटियों को लेकर, उसकी खामियों को लेकर जो आईना दिखाता है, उसी के माध्यम से सरकारें अपने अपने आप के अंदर संशोधन करती हैं, उसी के माध्यम से सरकारें अपने अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करती हैं, उसी के माध्यम से सरकारें देश के लोकतंत्र को देखती हैं, जो बदकिस्मती है कि आज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चेयर भी सरकार का हिस्सा बन जाता है, और जो बहुत ही गैर मुनासिब बात है। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है, उसके साथ खिलवाड़ करने जैसा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बड़ा जो है वो होने जा रहा है। और हम आपको बता दें इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है। शिवसेना मामले में 1 सप्ताह के अंदर जो है फैसला लेने की बात कही गई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिवसेना मामले में 1 सप्ताह के अंदर फैसला लिया जाए। एकनाथ शिंदे ने की थी उद्धव ठाकरे गुट से बगावत। आपको पता है कि किस तरह से शिवसेना में दो फाड़ हो गए थे और एकनाथ शिंदे जो हैं वो सरकार में शामिल हो गए थे और उसके बाद वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं।
और इसको लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आता है। तो इस वक्त ये बेहद बड़ी खबर जो है वो आपके सामने है कि महाराष्ट्र के सीएम जो है एकनाथ शिंदे, उनकी कुर्सी फिलहाल खतरे में नजर आ रही है। इसके और भी पहलुओं पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी खबर, क्योंकि हम आपको सबको पता है कि किस तरह से दो पार्टियों को तोड़कर, एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बना रखी है। शिवा साहिबा, हम अपनी खबर पर अगर लौटें जिस पर हम बात कर रहे थे, तो फिलहाल जो सब कुछ फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है, चाहे हम ये देखें कि किस तरह से जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको कमेटी में शामिल किया जाता है, एक देश और एक इलेक्शन को लेकर सीजेआई जो है ना राज्यसभा की कुर्सी जो है वो दे दी जाती है। और अब इस तरह से अगर सभापति, सिर्फ राज्यसभा के सभापति की नहीं बल्कि लोकसभा के भी सभापति की बात करें, अगर सरकार के पक्ष में आकर वो खड़े हो जाएं और एक पार्टी की तरह वो काम करते हुए नजर आए, तो जाहिर सी बात है कि जिन बड़ी बड़ी बातों की आप लोकतांत्रिक मूल्यों की, संविधान की, इन सब की आप दुहाई दे रहे हैं, वहीं पार्लियामेंट में अगर इस तरह से तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी तो कई सवाल उठ खड़े होते हैं। और इसीलिए विपक्ष ने आज हंगामा भी किया इसको लेकर। ये दौर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो अध्ययन करते हैं उनके लिए ये एक टेस्ट केस है कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर जो सारे पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस थी, जो पार्लियामेंट्री परंपराएं थी, उनको ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि पूरी ये जो स्पीकर की जो कुर्सी थी, डिप्टी स्पीकर की जो कुर्सी थी, इसको किस तरह से छोटा बनाया गया, उसको पार्टी के नेता के आगे एक छोटा सा चपरासी या उनका ताबेदार बना करके कि जैसा वो चाहेंगे वो उनके लिए अलादीन का चिराग है, वो घिसेंगे और वो जिन निकल करके उनके मन माफिक काम करके दे देगा। ये बिल्कुल उस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और हम सभी लोग जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं वो इसके लिए ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है हमारे लिए भारत से कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस तरह खत्म की जाती है, जिस पार्लियामेंट को हम इतना सैक्रोसेंट समझते हैं या ये समझते हैं कि पार्लियामेंट है तो लोगों की विल है और विल ऑफ द पीपल जो है वो हमारी जो स्पीकर की चेयर है उसमें वो पंच परमेश्वर है और वो किसी के साथ नहीं होगा, वो ईमान की बात करेगा। तो पार्लियामेंट्री परंपराओं का ह्रास हुआ है। जिस तरह से राहुल गांधी को, संजय सिंह को, राघव चड्ढा को और इससे पहले अधीर रंजन साहब को, इन सब लोगों को जिस तरह से तुगलकी अंदाज में बाहर कर दिया गया और पटल से गायब कर दिया गया, फिर जिस तरह से माइक का मामला हुआ, आज भी एक टेक्निकल स्नैप हुआ था, हम उसको टेक्निकल स्नैप कह रहे हैं क्योंकि स्पीकर साहब ने भी उसको टेक्निकल स्नैप कहा और कहा हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन वो हुआ था और उसके ऊपर विपक्ष ने शोर भी किया था। ये सारी चीजें, इतना हाहाहूती डिजिटल इंडिया है और पार्लियामेंट के माइक संभलते नहीं लोगों से, माइक ऑफ हो जाते हैं बस, और तभी ऑफ होते हैं। माइक भी इतना बदमाश है कि सिर्फ विपक्ष के बोलने पर ऑफ होता है, खराब होता है, उससे जब पक्ष बोलता है तो उस पर वो खराब ही नहीं होता है। तो माइक तक के अंदर इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इस दौर को अलग से पढ़ा जाएगा, अलग से देखा जाएगा। लेकिन जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, आप ये बताइए। G20 की इतनी उनका राज्याभिषेक हुआ कि वो चक्रवर्ती राजा बन गए G20 करा करके। ये बताइए कि G20 के दूसरे दिन से जो G20 की खबरें हैं, जो ज्यादा बड़ी हेडलाइन बन गई, वियतनाम जाना पड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और वो कहने के लिए जो कहना चाहते थे उसके लिए उनको वियतनाम जाना पड़ा। वो दूसरी बात ये कि जाते ही तुर्की ने, जो इन्होंने कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था, उसके जवाब में तुर्की ने इराक कॉरिडोर का ऐलान कर दिया आज ही, और उसने कहा है कि हम इसके पैरेलल एक दूसरा कॉरिडोर बनाएंगे, इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाएंगे। तो वो ये चाइना का जो रवैया रहा, ये सारी चीजें जो एक फेल्योर है, ऐसा फेल्योर है कि मेजबान को नीचा देखना पड़ रहा है लगातार, क्योंकि मेजबान की हरकतें ऐसी थी कि जब वो मेजबानी कर रहा था उस वक्त भी वो अपनी एजेंडा सेटिंग कर रहा था अपने घर के अंदर। तो ये जो असली चीजें हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा जो प्रतिपक्ष है वो इन बातों को उठाएगा, दुनिया के अपने देशवासियों के सामने रखेगा कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से जो इतना बड़ा शामियाना बनाया गया और जो इतना बड़ा जलसा किया गया, उससे क्या बचा, क्या निकला।
हमारे किस राष्ट्र के साथ रिश्ते ऐसे मजबूत हुए? हम मजदूर सप्लाई करने वाले नेशन के अलावा भी हम कुछ हमारी हैसियत औकात रहेगी या नहीं रहेगी जियो पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? तो ये जो सवाल हैं ये अभी अभी के बिल्कुल ताजा ताजा। और फिर मणिपुर तो कहीं नहीं खत्म हो रहा, वो तो जारी है, वहां लोग मर रहे हैं। कश्मीर में अलग से लोग दोबारा मरने लगे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये सारा कुछ सामने है। अगर विपक्ष चाहे तो इसको एक कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, इस पर बात होनी चाहिए, दो दो लाइन में ही, लेकिन इसको रेखांकित करना चाहिए कि आपने G20 के बाद क्या नतीजा निकाला भारत के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जो कुर्सी है वो चाहे जितना आंखें बंद कर ले या एक तरफ मुंह से मुंह मोड़ ले, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हकीकत है, जो इंटरनेशनल खबरें हैं जिसमें भारत सीधे नीचा देख रहा है, उसका क्या होगा? एक तीसरी लगातार एक खबर है जो अडानी है। अडानी की खबर लगातार, अभी आपको पता चला कि भारत सरकार, ये खबरें आई हैं कि भारत सरकार अकाउंटिंग बुक्स में गड़बड़ करके मदद कर रही है अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स की। ये अभी की खबर है, ये आज और कल में ब्रेक हुई है। इसके ऊपर कब बात होगी? तो जनता के हित के जो सवाल हैं वो अपनी जगह खड़े हैं और ज्यादा इंटेंसिफाई हुए हैं, ज्यादा शार्प हुए हैं जनता के पास। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने संसद से बाहर रहने की अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसी तरह के इमेजिनेटिव होने की जरूरत है प्रतिपक्ष को। हमारा कोई भी ऐवान या कोई भी सैक्रोसेंट था वो बचा नहीं है, इसलिए आपको मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज के साथ में इस देश में जो गलत हो रहा है उसको जनता के सामने लाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जयंत, पार्लियामेंट में जाने से पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि रोने धोने के लिए है, करते रहिए। तो वो दरअसल विपक्ष को रोने धोने के लिए बहुत समय है आप लोगों के पास, आप रोते रहिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट पर रोते रहिए, आप महंगाई पर रोते रहिए, आप मणिपुर पर रोते रहिए, आप अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर आप रोते रहिए, आप 18 महीने से जिस चंद्रयान की सफलता पर वाहवाही लूटी जा रही है, उस 18 महीने से जो लॉन्चिंग पैड बनाने वाली जो कंपनी, उसकी टेक्नीशियन है, उनको सैलरी नहीं मिली है, वो इडली बना रहे हैं और बाहर रेड़ी पटरी लगाकर वो अपना गुजारा करें, आप उसके बारे में बात मत करिए, रोते रहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री को इवेंट चाहिए और आप रो धोकर उनके इवेंट्स को खराब कर देते हैं। और अभी ये इवेंट है, कल जब नई संसद में प्रवेश करेंगे तो तब भी इवेंट होगा और आप रो धो के उसको खराब कर देते हैं। बहुत टाइम मिलेगा आपको रोने धोने के लिए, अभी क्यों रो रहे हैं आप लोग? देखिए, सदन की जो मर्यादा हुआ करती थी और पहले लोकसभा स्पीकर से लेकर और पहले उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन होते थे, हम लोगों ने रवि राय जी के बारे में भी सुना है, पढ़ा है, जो वीपी सिंह जी के समय में 89 में स्पीकर होते थे। और पीएस संगमा से तो याद है, पीएस संगमा जी हो, चाहे सोमनाथ चटर्जी जी हो, चाहे मीरा कुमार जी हो, और हामिद अंसारी साहब को कितनी खूबसूरती से और कितनी शाइस्तगी से राज्यसभा के सदन का संचालन करते हम लोगों ने देखा। लेकिन जब हामिद अंसारी साहब भी रिटायर हो रहे थे तो क्या क्या उन पर वजीर आजम की ओर से फुहर किस्म की टिप्पणियां की गई और उनके मजहब को लक्षित करके टिप्पणियां की गई। और हम लोगों ने G20 का जो ये देखा और जिस भव्यता के साथ पैसे बहाए गए और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये कहा गया कि हम तो एक कार्यक्रम पर इतना खर्च करते हैं जितना कई सूबों का बजट नहीं होता है, ये वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है। लोक कल्याणकारी राज्य में तो आपको उन लोगों को ध्यान करके कोई पॉलिसी बनानी होती है जो सच में बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। लेकिन आपकी प्राथमिकता में वो लोग हैं नहीं। उद्योगपतियों का भला करना आपकी मजबूरी है क्योंकि आपने उनसे चंदे लिए। लेकिन विपक्ष के लोग तो आपको ताकीद करते रहेंगे कि भाई ये देश आम लोगों के रात दिन के पसीने से चलता है, किसानों से चलता है जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने नहीं दिया।
मंडी कानून को जिस तरह से आपने तबाह करने की हिमाकत की थी, वो तो कितने लोग शहीद हो गए, और तब जाके आप किसी तरह से बस कहाँ करते हैं, कोई कोई कदम उठा लेते हैं, कोई निर्णय ले लेते हैं एक भूमि अधिग्रहण बिल के मामले में अपने पहले कार्यकाल में, और इधर किसान आंदोलन जो हुआ। और सतपाल मलिक जी का बयान आपको याद है कि कहा, जब उन्होंने समझाया तो बोला कि हमारे लिए ये लोग जान दे रहे हैं क्या। तो इनके मन में कोई लगाव, कोई यहाँ के लोगों से के प्रति आस्था, ये देश तो शास्त्री का है, जय जवान जय किसान कहने वाला, ये देश तो सर छोटू राम का है ना, जो किसानों की चिंता करते थे। ये तो चौधरी चरण सिंह जी ना, जो कहते थे जब तक क्रय शक्ति लोगों की नहीं बढ़ेगी, पैदावार बढ़ाने के लिए जब तक किसानों को हम लोग नहीं उत्साहित करेंगे, और जब तक किसान का बेटा इस देश का बजट नहीं बनाएगा, तब तक बजट पर प्रतिक्रिया तो देंगे हम लोग, बजट बनाएंगे नहीं जब तक, तब तक कैसे उन लोगों की चिंता हम उसमें कर पाएंगे। रेल बजट को पहले से इन्होंने खत्म कर दिया। अब इस पर अगर लोग सवाल ना उठाएं तो फिर विपक्ष होते किस लिए? उनको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, जनता जो उनको चुन के भेजती है, वो किस लिए है? कि सरकार की बेशर्मी को एक्सपोज करने के लिए तो। और अभी राजीव गांधी जी का आप कह रहे थे कि उनका जिक्र नहीं किया। अरे भाई, ये तो फिरोज गांधी जी के बारे में जो जो ये लोग बोले थे, इंदिरा जी लगातार इन लोगों के इसी तरह की निर्लज्जता से दो चार हुआ करती थी। फिरोज गांधी वो पहले आदमी थे जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया, और उनके पहले सदन की कार्यवाही को कवर करने की इजाजत नहीं थी खबरनवीसों को, और ये उन चंद मौकों में था जबकि हर पार्टी ने उस पर अपनी सहमति जताई, और तब से ये होने लगा। कौन कह रहा है कि भाई हम प्रेस की आजादी के खिलाफ हैं? लेकिन उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर दिया है, बताइए। और वो सब रंगा बिल्ला की तरह सब जो इधर उधर करते रहते हैं, वो पत्रकार हैं और उनका ये काम है। आप यकीन कीजिए, हमारे प्रोफेसर राकेश पटियाल साहब, हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हम लोग जब टीवी स्क्रीन को खोलते हैं और देखते हैं कि इस देश के अल्पसंख्यकों के बारे में किस किस तरह के विशेषण और क्रिया विशेषण का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग जब इस तरह से आहत होते हैं और हम लोगों का जब मेंटल पीस इस तरह से डिस्टर्ब होता है, तो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है उन बच्चों की साइकोलॉजी पर, उनकी साइकी पर क्या असर पड़ता होगा, ये कभी सोचा? ये सब अपराधी, इन सब पर मुकदमा चलना चाहिए। ये कौन कहता है ये पत्रकार है और इनकी आजादी खतरे में? तो हम समझ रहे हैं कि अभी जो विपक्ष कर रहा है, इससे खूबसूरत तरीके से इस लड़ाई को लड़ा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारा ध्यान हर उस डेवलपमेंट पर है जहां जहां ये लोग शरारत कर रहे हैं, और इनको दाएं बाएं नहीं करने देंगे। बिल्डिंग बदलने से लड़ाइयां नहीं बदला करती हैं, वो तो जहां भी रहेंगे तो वहां हम आवाज उठाएंगे लोगों की। तो इसी काम के लिए हम लोग आए हैं। जाहिर सी बात है, कपड़े बदल लेने से किरदार नहीं बदला करते हैं। तो अगर आप बिल्डिंग बदल देंगे तो इससे जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको आप फरामोश नहीं कर देंगे। वो मुद्दे जो विपक्ष उठाता रहा है वो उठाता रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री एक बात मेरे ध्यान में आ रहा है, चंद्रशेखर जी को हम लोग खूब सुनते। चंद्रशेखर जी एक अपनी पार्टी के इकलौते सांसद रह गए जीवन के आखिरी दिनों में। वो भी मुलायम सिंह जी उनके खिलाफ नहीं खड़ा करते थे, तो वो जीतते थे। उनका योगदान है इस देश को बनाने में। वो कांग्रेस में भी रहे, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और फिर जो है जनता पार्टी, और जनता पार्टी के बाद जनता दल, और फिर सजपा। वो कहते थे और आडवाणी जी की तरफ मुखातिब होते और वाजपेयी जी को कहते थे कि वाजपेयी जी, कभी कभी मूर्खों की राय और सलाह लेने से हम खतरे में पड़ जाते हैं। इतिहास अखबारों के प्रशस्ति गान से नहीं बना करता, और चापलूसों और समर्थकों में बड़ी बारीक सीमा रेखा है। आप चापलूसों से घिरे हुए हैं, और ये तो खैर चापलूसी क्या, ये खुद ही इतने ऑब्सेस्ड आदमी है कि इनको ठीक ठाक राय कोई दे तो इनको नहीं समझ में आता है। अरे भाई, भारतनाट्यम और भांगड़ा करने से विदेश नीति नहीं तय होती। शरद जी जब जीवित थे और ट्रंप की बिटिया आई थी इवांका, तो बताइए वहां ये लोग जो जिस तरह का तमाशा कर रहे थे उसकी शान में, उन्होंने कहा कि भाई वारंट ऑफ प्रेसिडेंस भी है कि जहां एक स्टेट मिनिस्टर को आपको भेजना चाहिए, वहां आपकी सरकार उसके आगे पीछे बिछी हुई।
तो ये कौन से ये सरकार की खुददारी और देश की खुददारी की इनको चिंता है? जहां जाएंगे गले पड़ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि G20 आपने आयोजित किया, लोगों को बुलाया, जो आपके साझा बयान जारी होते हैं, सहमति किस पर आपकी बनी, कॉन्क्रीट क्या हासिल किया आपने देश के हक में, ये बताएंगे कि नहीं जनता को? कि खाली बस आप जो है भव्यता के साथ उसको प्रचारित प्रसारित और टीवी स्क्रीन पर दिखा के, भाई नहीं होता है, इस तरह से देश नहीं चलता है। देश गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, बहुत नाजुक चीज होता है। और इंदिरा जी के बारे में जो इसे बोलते रहते थे, निक्सन ऐसे निक्सन वैसे, अरे उस आयरन लेडी ने तो वो कारनामा कर दिया कि मैंने निक्सन तमतमा गया था। तो कोई बात है कि मुल्क हो, उसके आगे घुटने नहीं टेका है हिंदुस्तान कभी। इन लोगों ने देश को डुबोया है, देश का नाम शर्मसार किया है और देश के हित के खिलाफ ये काम करते हैं। असल में ये भारत विरोधी लोग। बिल्कुल, लेकिन आज जो है वो भारत गाथा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई 75 साल की, और ये वो भूल गए कि इससे जस्ट चंद दिन पहले ही इंडिया और भारत पर बहस जो है वो कराई जा रही थी। वो इंडिया गठबंधन जो है वो इंडी हो गया है और इंडिया अलायंस हो गया है, और इसी के जवाब में वो बीजे पार्टी हो गई है, और इसी तरह की जो गैर जरूरी जो बहस है उनको छेड़ दिया गया है। और इतनी जब से उन 14 एंकर्स पर एक तरह का बहिष्कार किया गया है, तब से हम ये देख रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने चहीते जो एंकर्स हैं उनके फेवर में उतर आई है। और तमाम सोशल मीडिया पर आप ये देखें कि तब से वो जो खुद एंकर्स हैं वो किस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पत्रकार हैं और ये पत्रकारिता पर और पत्रकारों पर हमला है। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब ने, तीनों मेहमान जी मोदी साहब ने 9 साल एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके इस देश के पत्रकारों का जो बहिष्कार किया है वो भी तो याद रखा जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और इसीलिए वो जो तमाम जो हैं वो सरकारी पत्रकार और मोदी के पत्रकार ही कहे जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का, वक्त की कमी है इसलिए मैं और सवाल नहीं ले पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका इसमें शिरकत करने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस डिबेट का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। शुक्रिया।